आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेलन। बेलन के टोटल कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। जैसे इसके पहले वाले एक फार्मूला का वीडियो डाले हुए हैं ब्रीथ के, उस वीडियो में ब्रीथ का टोटल कॉन्सेप्ट हम समझाए थे। उसी तरह इस वीडियो में हम बेलन के टोटल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जैसे ठोस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन, खोखले बेलन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। साथ में जब बेलन की त्रिज्या के गुना किया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होता है, आयतन कितना गुना होता है, और जब बेलन की ऊंचाई के गुना किया जाता है तो बेलन का आयतन कितना गुना होता है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होता है। और जब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के गुना कर दिया जाता है, त्रिज्या के गुना किया जाता है और ऊंचाई भी के गुना किया जाता है, तो आयतन कितना गुना होता है और वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना गुना होता है। ये सभी बातों को डिटेल्स में आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बेलन का कोई भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैथ बनाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा और किस आकार का उसका फिगर बनेगा। ये सभी बात जब आपको मालूम रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इजी में आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना फिगर के कल्पना किए बिना कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में फिगर की कल्पना करने की क्षमता हो जाएगा तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो किस फिगर में किस सतह पे कौन सा फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे इसके पहले फार्मूला वाला एक वीडियो ब्रीथ का डाले हैं, उस वीडियो में एक रोटी के माध्यम से टोटल ब्रीथ के कॉन्सेप्ट को समझाए थे। उसी तरह समझिएगा, जैसे रोटी बनता है, रोटी बनाने के बाद में जब 5 गो 10 गो रोटी एक दूसरे के ऊपर हम रख देते हैं तो वह एक बेलन का रूप ले लेता है, क्योंकि एक रोटी जो होता है वह वृत्त के रूप का होता है, और 5 रोटी या 10 रोटी जब एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो उसमें हमको एक ऊंचाई प्राप्त हो जाता है। यानी वृत्त को जब हम 5-7 वृत्त 10 वृत्त को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वही वृत्त बेलन का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, यह एक बेलन का फिगर है, ठोस बेलन का। यहाँ पे ए बी जो देख रहे हैं यह व्यास हो गया बेलन का, और सी डी भी व्यास है बेलन का। अब यहाँ पे देखिए तो ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार है और निचली सिरा भी बेलन का वृत्ताकार है, और ऊपर जो वृत्त का व्यास होता है वही व्यास नीचे वाले सतह का होता है। तो याद रखिएगा कि बेलन की त्रिज्या कभी बदलता नहीं है। अगर ऊपर वाली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी आधार वाले सतह का त्रिज्या भी उतना ही होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर व्यास ऊपरी सिरा का 10 सेंटीमीटर है तो निचले सिरा का भी व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। और ऊंचाई आप किसी भी साइड से नापिएगा तो ऊंचाई बराबर ही आएगा। अगर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसको बीच में नापिए या किनारे से नापिए, उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे भाषा में जैसे हम लिखे हैं ऐसे आप एक फ्रेश कॉपी में लिखिएगा और फिगर बनाइएगा, ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो कॉपी के पेज पलट करके आप उसको आसानी से समझ सकते हैं फिर से। तो अच्छा से इसका नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों बराबर है, क्योंकि यह दोनों जो है बेलन का व्यास है। या ए बी ऊपरी सिरा का व्यास है और सी डी निचले सिरा का व्यास है। अब यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी बराबर पी सी बराबर पी डी बराबर बेलन की त्रिज्या, यानी ओ से बी तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी, फिर नीचे पी से डी तक की दूरी और पी से सी तक की दूरी, यह त्रिज्या है। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं त्रिज्या।
अब बेलन की ऊंचाई AC होगा या OP होगा या BD होगा, कोई भी एक ऊंचाई को लेकर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे देखिएगा, हम नोट में कुछ बात को लिखे हैं, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। नोट में हम लिखे हैं, जैसे आप क्वेश्चन में देखे होइएगा या जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, या किसी बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, या मिलेगा किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो जो आधार होता है ना बेलन का, वह वृत्त के रूप का होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, देगा कि बेलन के आधार का व्यास, तो आपको समझ जाना है कि वह वृत्त के व्यास के बारे में बोल रहा है। तो बेलन के आधार का व्यास जो होगा वह वृत्त के आधार के व्यास के बराबर होगा, जिसको हम D से लिखते हैं। फिर यहाँ पे नोट 2 में लिखे हुए हैं बेलन के आधार की परिधि, यानी जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ जाना है कि वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा, जिसका वैल्यू 2πr होता है। फिर यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी बेलन का जो आधार के क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, बेलन के आयतन निकालना है, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है और बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे बेलन के आयतन निकालने के लिए, बेलन किसका आकृति है, वृत्त का रूप है, जो है वह वृत्त के द्वारा ही बनाया गया है। तो बेलन के आयतन निकालने के लिए हम करते क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुणा करते हैं तो बेलन का आयतन प्राप्त होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr² और ऊंचाई h हो गया, यानी बेलन का आयतन आपको हो जाएगा πr²h। अब यहाँ पे फिर नीचे है बेलन का वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय सतह यानी बेलन के टेढ़े वाले भाग का क्षेत्रफल बोला है। तो टेढ़े वाला भाग, जैसे एक वृत्त रहता है तो वृत्त का टेढ़े वाला भाग यानी वृत्त के चारों ओर का जो लंबाई होता है वह परिधि होता है। उसी तरह अगर 5 वृत्त को रख दिया जाए तो पांचों वृत्त का जो परिधि होता है वही परिधि बेलन का वक्र सतह बन जाता है। यानी आपको याद रखना है इस बात को कि जब हम वृत्त के परिधि में ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वक्र सतह का क्षेत्रफल मिलता है। यानी वृत्त के परिधि हो गया आपका 2πr और उसमें ऊंचाई h से गुना कर दिए तो वक्र सतह का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 2πrh। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है कुल पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकालना। किसी भी ठोस का कुल सतह का क्षेत्रफल निकालने में परेशानी होती है। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ठोस का कुल सतह का क्षेत्रफल बोलेगा तो उसको करना क्या है, उस ठोस का कल्पना कर लेना है और देखना है कि जो ठोस वस्तु जो बनाना है या बना हुआ ठोस वस्तु है उसका कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके जिस सतह पे हाथ स्पर्श कर जाएगा वो सभी सतहों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके हम कुल सतह का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो ठोस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन के ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे भी वृत्त होता है, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ऊपरी सिरा का वृत्त और निचली सिरा का वृत्त दोनों वृत्त बराबर होती है, तो इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें जब 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है प्लस 2πrh, यानी उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल में जोड़ते हैं तब जा कर के कुल पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकलता है। तो अब यहाँ पे 2πr कॉमन करेंगे तो 2πr कॉमन हो गया
तो इसमें से आर बचा और 2πr कॉमन हुआ तो यहाँ पे एच बचा, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, यह कुल सतह का क्षेत्रफल होता है ठोस बेलन का। अब हम लोग देखेंगे खोखला बेलन। खोखला बेलन बहुत कठिन होता है, इसको अच्छा से समझिएगा। इसमें होता क्या है, दो गो त्रिज्या हो जाता है। दो गो त्रिज्या इसलिए हो जाता है, जैसे यह हम फिगर बनाए हैं, यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं यह समझ जाइए कि जो यह मोटा वाला पाइप है, यही पाइप जो होता है वह खोखला बेलन का रूप होता है। जैसे यहाँ पे दो गो त्रिज्या समझना सबसे मुश्किल हो जाता है इस फिगर में। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई, तो आप ऊंचाई अंदर से नापिए पाइप का या ऊंचाई बाहर से नापिए, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी खोखला बेलन में ऊंचाई एक ही होता है, लेकिन त्रिज्या दो हो जाता है। तो त्रिज्या सबसे कठिन होता है समझना। जैसे यहाँ पे यह बीच सेंटर हो गया O, फिर निचले सिरा का बीच सेंटर यहाँ पे P हो गया। यानी O से यहाँ यह बिंदु N हम माने हैं N, तो O से N तक की दूरी और O से M तक की दूरी, यानी इस बिंदु को हम M माने हैं। यानी ON बराबर OM, ON बराबर OM बराबर है। यानी यह आंतरिक त्रिज्या हो गया, अंदर से नापा गया त्रिज्या हो गया। उसी तरह यहाँ पे अंदर से नापा गया त्रिज्या निचले सिरा का P से S तक की दूरी और P से C तक की दूरी, यह आंतरिक त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे MN बराबर QS, यानी M से N तक, यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, यानी अंदर से एक सिरा से लेकर के दूसरे सिरा तक की दूरी व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर के गुजरता है। उसी तरह यहाँ पे व्यास आंतरिक व्यास हो जाएगा Q से लेकर के S तक की दूरी, यह आंतरिक व्यास हो गया। और आंतरिक व्यास ऊपरी सिरा का और निचली सिरा का दोनों का आंतरिक व्यास बराबर होता है। और यहाँ पे लिखे हुए हैं AM बराबर BN बराबर CQ बराबर DS, यानी जो मोटाई है यही ना मोटाई है बेलन का। यानी बेलन के मोटाई का मतलब जो पाइप बना हुआ रहता है, उस पाइप को एक सिरा को काट करके देखते हैं कि जो मोटाई होता है, यानी जितना मोटा धातु लगा रहता है उस पाइप को बनाने में, वहीं यह पाइप का मोटाई हो गया। यानी इसमें यह मोटाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मोटाई हो गया। यानी आप याद रखिएगा, जब आंतरिक त्रिज्या में इसके मोटाई को जोड़ देते हैं तो बाहरी त्रिज्या मिलता है, क्योंकि बाहरी त्रिज्या लेने के लिए बिंदु O से बाहर वाली सिरा तक लेना पड़ेगा, फिर बिंदु O से बाहर वाली सिरा जो A है यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो O से A तक आने के लिए देखिए, तो O से M तक की दूरी आंतरिक त्रिज्या है, और यह जो दूरी है यह क्या है, धातु की मोटाई है, यानी खोखले बेलन की मोटाई है। इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या में जब मोटाई को जोड़ देते हैं तो खोखले बेलन का बाहरी त्रिज्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बाहरी त्रिज्या बड़ा R बराबर लिखे हुए हैं छोटा r प्लस मोटाई, यानी छोटा r में जब मोटाई जोड़ देते हैं तो बाहरी त्रिज्या निकलता है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है इसका फार्मूला समझना। ऊंचाई आप अंदर से नापिए या बाहर से नापिए, खोखले बेलन का ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन, यानी जो पाइप बनाने में जो धातु का इस्तेमाल किया गया रहता है, वह प्लास्टिक हो या लोहा हो, उसका जो इस्तेमाल किया गया रहता है उसका आयतन पूछता है, यानी धातु का आयतन पूछता है कि कितना धातु लगा है। तो आप याद रखिएगा, खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए बड़े त्रिज्या वाले आयतन में से छोटे त्रिज्या वाले आयतन को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे यह आधार को ही समझ लेते हैं, बिंदु P से D तक की दूरी क्या है, बड़ी त्रिज्या है, और P से S तक की दूरी छोटी त्रिज्या है। यानी यह पूरा आयतन में से यह अंदर वाले आयतन को जब घटा देंगे
तो जो धातु का मात्रा है यानी धातु का जो आयतन है यह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर इसमें इस्तेमाल किए हैं, और फिर पाई आर स्क्वायर एच इसमें छोटा आर का इस्तेमाल किए हैं। तो पाई एच दोनों में शामिल है, तो पाई एच कॉमन कर दिए और यहाँ पे बचा बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई एच है तो पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट फार्मूला होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकालना। तो अब देखिए, जब खोखला बेलन होता है, यहाँ फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे, इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि इस खोखले बेलन के जिस जिस हिस्से पे हाथ स्पर्श कर जाएगा उस सभी हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। जैसे इसके बाहर वाले वक्र सतह के क्षेत्रफल पे हाथ घूम जाएगा और आंतरिक यानी अंदर भी हाथ स्पर्श कर जाएगा वक्र सतह पे, इसका मतलब बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जब बाहर और अंदर हाथ स्पर्श कर गया तो आप एक बार यहाँ पे यानी जहाँ से पाइप कट किया गया रहता है वहाँ पे जब हाथ स्पर्श करते हैं तो यहाँ पे जो धातु बना रहता है उस धातु पर भी हाथ स्पर्श होता है। यानी आप यहाँ पे आप इस ढक्कन के माध्यम से समझिएगा, ये जो ढक्कन बना हुआ है कलम के, इस ढक्कन के ऊपरी सिरा यह जो दिख रहा है, जो धातु लगा हुआ है, इस पर हाथ स्पर्श कर रहा है कि नहीं? हाथ स्पर्श किया, इसका मतलब यह जो ऊपर जो हाथ स्पर्श कर रहा है इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। आप इसके पहले वाले फार्मूला का वीडियो देखे हुएगा, उसमें जब हम वलय को समझाए थे तो वलय के क्षेत्रफल कैसे निकाले थे। एक बड़े त्रिज्या वाले रोटी में से एक छोटे त्रिज्या वाले रोटी को काट करके बीच में से निकाल दिए थे, जो हिस्सा बचा था वहीं वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक ऊपर वलय बन गया, बीच में खोखला है, इसका मतलब ये बड़ा रोटी है, इसके अंदर से एक छोटा रोटी को काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे एक वलय बना, फिर नीचे यहाँ पे एक वलय बना, ऊपर भी वलय बना और नीचे भी वलय बना। तो इस बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वलय का क्षेत्रफल, यानी आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, छोटा आर का इस्तेमाल होगा क्योंकि आंतरिक का बात बोला है, प्लस 2πr/h, इसमें बड़ा आर का इस्तेमाल होगा क्योंकि यह बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे 2π × r² - r², यहाँ पे 2πr² - r² इसलिए हुआ है क्योंकि वलय का क्षेत्रफल पाई × r² - r² होता है। तो इसमें 2 से गुणा इसलिए किए हैं क्योंकि एक ऊपर बेलन के ऊपरी सिरा पे वलय बना है और बेलन के निचली सिरा पर भी वलय बना है और दोनों सिरा का त्रिज्या बराबर है, तो इसलिए हम 2 से गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 2π, फिर इसमें 2π, इसमें 2π, तीनों में से 2π कॉमन हो गया, तो यहाँ पे RH बचा तो RH, प्लस तो प्लस, बड़ा RH बचा तो बड़ा RH, प्लस तो प्लस, यहाँ पे 2π कॉमन हो चुका है, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यही खोखले बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है। नोट में देखिएगा, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना तथा आयतन m² गुना हो जाएगा। यानी आप याद रखिएगा,
जब त्रिज्या को m गुना करने पे m के जगह पे अगर हम 2 ले लेते हैं, जब बोलेगा कि किसी बेलन की त्रिज्या r बराबर 2 गुना किया जाता है, 2 गुना किया जाता है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन कितना होगा। तो जब यहाँ पे बेलन की त्रिज्या m गुना किया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल m गुना ही होता है और आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। यानी m के जगह पे जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी त्रिज्या जब 2 गुना होता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 गुना ही रहेगा। कितना गुना? 2 गुना। यानी जितना गुना त्रिज्या उतना ही गुना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए फिर आयतन निकालना है, बताना है कि आयतन कितना गुना। तो यहाँ पे देखिए जब त्रिज्या m गुना तो आयतन m स्क्वायर गुना, यानी त्रिज्या का जब स्क्वायर किया जाता है तो वह आयतन प्राप्त होता है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना। यानी आप फिर से इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना तथा आयतन m स्क्वायर गुना होता है। जैसे जब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाए हैं तो त्रिज्या 2 गुना किए हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 गुना ही हुआ है, लेकिन आयतन 4 गुना हो गया है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है। r का इस्तेमाल एक बार किया गया है, लेकिन आयतन में r का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। इसलिए जब त्रिज्या 7 गुना है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, केवल r है। तो r के जगह पे जब 2 इस्तेमाल करेंगे तो 2 गुना ही होगा। और आयतन में देखिए r का स्क्वायर है, इसका मतलब है r के जगह पे जब 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह नोट 2 में है लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई n गुना करने पे वक्र सतह का क्षेत्रफल n गुना तथा आयतन n गुना होता है। यानी जब ऊंचाई में n गुना किया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी n गुना ही होता है और आयतन भी n गुना ही रहता है। जैसे मान के चले कि जब त्रिज्या को हम 3 गुना कर देते हैं, r का मान 3 गुना करते हैं, तो यहाँ पे r का मान 3 गुना किए हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 3 गुना होगा और आयतन भी 3 गुना होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब देगा क्वेश्चन में यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 3 गुना कर देने पे उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा और आयतन कितना गुना होगा, तो यहाँ पे ऊंचाई को कितना गुना किया गया है? 3 गुना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 3 गुना ही रहेगा और आयतन भी 3 गुना ही रहेगा, क्योंकि हम ऊंचाई को 3 गुना किए हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊंचाई एक के बार इस्तेमाल होता है और आयतन में भी ऊंचाई एक ही बार इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जितना गुना ऊंचाई होगा उतना ही गुना वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल होगा और उतना ही गुना आयतन भी होगा। अब देखेंगे जब लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को m गुना और ऊंचाई को n गुना कर देने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होता है और आयतन कितना गुना होता है। नोट नंबर 3 में है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना तथा ऊंचाई n गुना होने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल mn गुना तथा आयतन m स्क्वायर n गुना होता है। तो जैसे त्रिज्या को हम 2 गुना कर देते हैं और ऊंचाई को 3 गुना कर देते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? mn गुना, यानी m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 3 है, यानी 3 दूनी 6 गुना। जब क्वेश्चन में बोलेगा त्रिज्या 2 गुना और ऊंचाई 3 गुना किया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 दूनी 6 गुना होगा और आयतन हो जाएगा, जैसे त्रिज्या को 2 गुना किए हैं और ऊंचाई को 3 गुना, तो आयतन में m स्क्वायर n है। तो m क्या है? त्रिज्या m है, तो m के जगह पे 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर गुना n क्या है? ऊंचाई है, तो ऊंचाई 3 लिए हैं, 3 गुना तो 3 हो गया,
2 का स्क्वायर 4, 4 तय 12। यानी आप फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जब भी बोलेगा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2 गुना और ऊंचाई 3 गुना कर दिया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि त्रिज्या 2 गुना हुआ है और ऊंचाई 3 गुना हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब भी हम करेंगे कितना गुना होगा तो दोनों को गुणा कर देंगे। और आयतन में आर स्क्वायर एच होता है, तो त्रिज्या 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर 4 और एच का मान 3 गुना किए हैं तो एच के जगह पे 3 यानी 4 तय 12 गुना होगा। बेलन का जितना कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, वो सभी कॉन्सेप्ट को हम आपको बता दिए हैं। अब इसके अगले वीडियो में स्टूडेंट फ्रेंड का पहला चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे बेलन का, जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है।